क्या हुआ मेरी जान, यूं मुंह लटका कर क्यों बैठी है? कुछ नहीं निधि, अगर तुझे बताऊंगी तो तू हंसेगी। अब बताएगी भी? मुझे ना अर्जुन से प्यार हो गया है, लेकिन वो गरीब घर से है। छी, तू क्या है यार, तुझे प्यार करने के लिए वही लड़का मिला था? उस जैसे गरीब लड़के को तो मैं नौकर भी ना रखूं। हाँ माना कि दिखने में हैंडसम है, लेकिन फिर भी यार हमारे लेवल का नहीं है। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना, तू इसलिए ऐसा कह रही है। मैं तो कहती हूँ तू उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कहाँ तू इतने बड़े बिल्डर की बेटी और कहाँ वो मामूली सी नौकरी करने वाला। तू नहीं समझ रही, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है फिर चल, अभी उससे जाकर कह दे। निधि सुप्रिया को लेकर अर्जुन के पास जाती है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तुम इतनी अमीर लड़की को मना कर रहे हो अर्जुन, इसे तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो। मुझे अमीर लड़की नहीं चाहिए, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी थोड़ी सी कमाई से भी खुश रख सकूं। और जानती हो सुप्रिया मैडम, मैं एक मिडिल क्लास घर में रहता हूँ जहाँ साधारण सा खाना पीना होता है, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कुछ और। क्या तुम ऐसे रह पाओगी? ये सुनकर सुप्रिया घबरा गई। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मैं नहीं कर सकती इतने गरीब लड़के से शादी। देखा नहीं थी, गरीबी का नाम सुनकर ही वो पीछे हट गई। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम मुझ जैसे गरीब से शादी कर सकती हो? तुम भी तो इतनी अमीर हो। बात निधि के स्वाभिमान की थी और वहाँ और भी कई लोग थे। हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, और ये रही लिपस्टिक, अब इससे मेरी मांग भरकर सबके सामने मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने उस लिपस्टिक से ही उसकी मांग भर दी और वहाँ से जाने लगा। निधि भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ रही हो? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मेरी मांग भरी, उस हिसाब से अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही तो रहूंगी। एक बार फिर सोच लो निधि। अब तो सोच लिया, और ये सब तुम्हें मेरी मांग भरने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हारी नाक में दम न कर दूं तो कहना। चलो देखते हैं कौन किसकी नाक में दम करता है। निधि अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। अब शादी चाहे जिस भी हालात में हुई हो, लेकिन ये अब इस घर की बहू है। बहू, आज से वो वाला कमरा तुम्हारा है। अगली सुबह निधि सोकर उठी तो उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, नाश्ता मैं बाद में करूंगी। यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। चलो उठो और जाओ, और खुद जाकर कॉफी बनाओ। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। निधि रसोई में गई और चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डालकर ले आई। जैसे ही सबने चाय पी, छी भाभी, ये आपने कैसी चाय बनाई है? क्या तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? हाँ नहीं आती, क्योंकि वहाँ सब काम मेरे घर के नौकर करते हैं। खाना बनाने के लिए अलग, साफ सफाई के लिए अलग, घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर। ये सुनकर सब चौंक गए कि उनके घर इतनी अमीर बहू आई है। फिर उसकी सास बोली, बहू कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय बनाना सिखा दूंगी। हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए सारे काम हम सब मिलकर करते हैं। घर में सभी उसका खूब ख्याल रखते, लेकिन निधि थी कि वो तो जानबूझकर बस नुकसान पर नुकसान करती रहती। लेकिन अमीर घर से आई बहू ना तो वहाँ चैन से सो पाई और ना खा पाई, जिस कारण निधि की तबीयत बिगड़ गई। कई दिन बीत गए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। देखिए इनकी आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गए, जो आसानी से ठीक नहीं होगा। उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। निधि ने देखा कि सभी उसकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। उसने अपनी सास सरला को अर्जुन से बात करते हुए सुना, माँ बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लायक हमारे पास पैसे कहाँ हैं? लेकिन इलाज करवाना भी तो जरूरी है, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। नहीं माँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो इस घर की इज्जत है। लोग तो यही कहेंगे कि अमीर बहू का ख्याल नहीं रख पाए। मैं कहीं से पैसे उधार लेकर देखता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं ये घर बेच दूंगा। लेकिन ये तो तेरे बाबा की आखिरी निशानी है ना। हाँ माँ, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब सुनकर निधि को बड़ा दुख हुआ। वो देख रही थी कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अर्जुन जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। वो अपना घर बेच देता है और उसका इलाज करवाता है। निधि का इलाज होता है और वो कुछ दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाती है। अस्पताल से लौटकर जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका ससुराल एक झोपड़ी में बदल चुका है। अर्जुन, हमारा घर? अब हमें यहीं रहना होगा निधि। निधि को समझते देर नहीं लगी कि उसके इलाज की खातिर अर्जुन ने अपना घर बेच दिया है, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो सबके साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन बाद अर्जुन का जन्मदिन था और निधि उसे कुछ ऐसा देना चाहती थी जिसे देख अर्जुन का चेहरा खिल उठता। कुछ दिन बाद, चलो तो अर्जुन, चलिए माँ जी, ननद जी, आप सभी अपनी आंखें बंद रखिएगा। ओफो, ये क्या बचपना है निधि, अब तो आंखें खोलने दो। अब सब अपनी आंखें खोलो। वो सब अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने अर्जुन के जन्मदिन का केक रखा हुआ था और घर को सजाया हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो सब ये देखकर थे कि वो सब उसी घर में खड़े हैं जो उन्होंने बेच दिया था। ये सब मेरे पतिदेव का जन्मदिन का तोहफा। इसका मतलब मेरी अमीर बहू ने अपना ससुराल खरीद डाला।
आप सब मेरे लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं इतना सा नहीं कर सकती? उस रोज मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई, और जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनकी इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ मेरा ही था। मैं पैसे से तो बहुत अमीर हूँ, लेकिन प्यार में उतनी ही गरीब। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था। यहाँ आकर मैंने जाना कि प्यार क्या होता है और घर किसे कहते हैं। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे सचमुच में तुमसे प्यार हो गया। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगा हूँ बहुत निधि, तभी तो अपनी जान से प्यार है अपने इस घर को, जो कि बाबूजी की आखिरी निशानी थी, उसे बेचने के लिए तैयार हो गया था। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगे। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यही रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर, सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना? हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में, हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है, खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा, और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो।
ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियां और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है।